दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 385 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 11,550 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा नहीं, एक दिन में हम 30 सवाल डिस्कस करते हैं और प्रतिदिन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, उस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ के समाप्त करते हैं। इसी सीक्वेंस में जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों बाघ, हाथी, मगरमच्छ, गिद्ध, गैंडा, कछुआ, थामिन, इनसे संबंधित जो संरक्षण, इनको संरक्षित करने से संबंधित जो परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं से संबंधित हम सवाल यहां पर आपसे पूछेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। अगर आपको नितिन सर पर भरोसा है, यानी मुझ पर भरोसा है, तो आप एक मौका दीजिए और अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कीजिए। मौका भी पैसे देकर मत शुरू कीजिए, कम से कम डेमो लेकर शुरू कीजिए। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है दोस्तों, आप एक बार डेमो देखिए। हिंदी का बैच है, आप एक बार डेमो देखिए। डेमो पसंद आता है तो क्लास लीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप काम कीजिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कोर्स की क्वालिटी क्या है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। क्या लिखा दोस्तों? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था दोस्तों दिसंबर 2005 में। कब गठन हुआ था दोस्तों? दिसंबर 2005 में इस प्राधिकरण का गठन हुआ है। जबकि आपको दिमाग में आता है प्रोजेक्ट टाइगर, आप हमेशा याद रखते हैं। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था दोस्तों, वो कब शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे, बाघ को संरक्षित करने के लिए इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और यह आया था 1973 ईस्वी में। ठीक है, और एक अधिनियम आप पढ़ते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये जो अधिनियम आप पढ़ते हैं दोस्तों, ये अधिनियम आया था 1972 में। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी बातें याद रखेंगे। यहाँ पे तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, परीक्षा में आते भी हैं, आप भली बात जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। करा राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी नाम का नेशनल पार्क दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, जी हां दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। पूछ सकता है आपसे कि कर्नाटक में किस जगह स्थित है और ये किस लिए जाना जाता है, या फिर इसके बारे में कोई खास बात। तो याद रखेगा दोस्तों, इसका पुराना नाम, देखिए अभी इसका नया नाम है दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसका यह नाम नहीं था। आपने नागरहोल का नाम सुना है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है? यह वही है दोस्तों। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का ही दोस्तों नया नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क है। यह आप याद रखेंगे, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखिए, मान लीजिए एक सवाल परीक्षा में आया कि बेतला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है। क्या लिखा दोस्तों? बेतला। अब बेतला जिसको नहीं पता है ना, वो समझता है कि बेतला संभवतः बेतवा नदी की बात कर रहा होगा और मध्य प्रदेश जवाब दे देता है। एकदम गलत जवाब है। यह बात बिल्कुल सही है कि बेतवा नदी जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में बहती है और बेतवा को दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से मालवा की गंगा छिप्रा को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। ठीक है, तो अलग सवाल हो जाएगा। अगर यहां पे आपको बेतवा की चिंता हो रही है तो बेतवा दोस्तों याद रखेंगे नदी है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे। यहां पर बेतला लिख रहा है और ये बेतला जो है दोस्तों ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड राज्य में स्थित है और ये वहां का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहां का दोस्तों? तो झारखंड राज्य का दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में किस जगह पर दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार का नाम सुना होगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का नाम सुना होगा, यह उसी पठार पर दोस्तों स्थित है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? बेतला नाम है। तो कभी बेतवा मत समझिएगा, इस बात को अपने दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, एशियाटिक लिख दे या फिर एशियाई लिख दे, एक ही बात है। ठीक है, एशियाई बब्बर शेर। ठीक है, तो जो एशियाई बब्बर शेर है यह रहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर रहता है दोस्तों?
गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है, याद रखेंगे यह गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेरों का मुख्य स्थान माना जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है। इसी तरह रॉयल बंगाल टाइगर पूछता है, वो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, नोट कर लीजिए यहां पे, ठीक है। परीक्षा में आता है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों ये कहां पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये जो है ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा कहां दोस्तों, ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे ये रॉयल बंगाल है और ये आपके एशियाई बब्बर शेर है, तो दोनों दो अलग अलग प्रजातियां हैं। करा किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवधार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती। करा बताइए वह कौन सा आरक्षित क्षेत्र है जिसके अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? करा जीवधार एकत्रित करने के लिए। जीवधार एकत्रित करना मतलब जैसे लकड़ी बीनना, पत्ते बीनना। जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं जंगलों में जाकर दोस्तों लकड़ियां बीनते हैं, पत्ते बीनते हैं और उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता है। लेकिन वह कौन सा आरक्षित क्षेत्र है जहां पर इन सब चीजों की मनाही होती है? तो जितने भी नेशनल पार्क होते हैं वहां पर दोस्तों, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहां जाकर आप ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान में जाकर दोस्तों जीवधार एकत्रित नहीं किया जा सकता, इस तरह की किसी भी क्रियाकलाप की अनुमति वहां नहीं दी जाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आप यहां पे याद रखेंगे। करा दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दचीग्राम बहुत पॉपुलर है दोस्तों। करा यह किसके लिए फेमस है? तो याद रखेगा हंगुल के लिए वैसे फेमस है, बट है कहां पर दोस्तों? तो दचीग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहले इसका लोकेशन याद रखिए, फिर ये क्यों प्रसिद्ध है उसके लिए याद रखिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ये अभी पूछा है कि किसके लिए फेमस है, तो याद रखेंगे हंगुल के लिए दोस्तों फेमस है, पहला हंगुल याद रखेगा। या फिर कभी कभी परीक्षा में स्टैग दे देता है, क्या देता है दोस्तों? स्टैग पूरा देगा दोस्तों, कश्मीरी स्टैग उसे बोलते हैं, ठीक है। कश्मीरी स्टैग कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कश्मीरी स्टैग कहे चाहे हंगुल कहे एक ही बात है। और ये जो दचीग्राम है दोस्तों, ये इसका लोकेशन कहां है, इसका स्थान कहां पर है, स्थित कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर दोस्तों? दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। दाचीग्राम भी कहिए या दचीग्राम कहिए एक ही बात है, ठीक है, दचीग्राम, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप ढूंढिएगा एग्जाम में। करा किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व का प्राकृतिक धरोहर कहा जाता है। मूल रूप से वह एक क्या है दोस्तों? वह एक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उसे प्राकृतिक धरोहर माना जाता है दोस्तों। यह स्थित है आपके राजस्थान में, राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर दोस्तों एक जगह पड़ता है भरतपुर में दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभयारण्य भी है, पक्षी अभयारण्य भी है, और इसका नाम है केवलादेव। क्या नाम है दोस्तों? केवलादेव। क्या नाम है? केवलादेव, ठीक है। केवलादेव चाहे आप राष्ट्रीय उद्यान कीजिए कहिए, ठीक है, या फिर केवलादेव को आप वन्य जीव अभयारण्य कहिए, ठीक है, अभयारण्य कहिए, या फिर रण कहिए, या फिर इसे क्या कहिए? पक्षी अभयारण्य कहिए। क्या कहिए? यहां बहुत वैरायटी के दोस्तों पक्षी भी पाए जाते हैं। और कहां स्थित है दोस्तों? तो भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर दोस्तों किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो है तो एकदम बॉर्डर पे, लेकिन दोस्तों यह राजस्थान के अंतर्गत है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों गजतमे। क्या लिखा है दोस्तों? गजतमे। देखिए नाम से ही लग रहा है, गज माने क्या हो जाता है दोस्तों? गज का मतलब क्या हो जाता है? हाथी, ठीक है। तो गजतमे जो है दोस्तों ये हाथी संरक्षण से संबंधित क्या दोस्तों? परियोजना है। आपको यह बताना दोस्तों कि परियोजना कब चलाया गया? ये गजतमे नाम की हाथी संरक्षण परियोजना ये कब स्टार्ट किया गया था? तो याद रखेगा 1992 में, वर्ष 1992 ईस्वी में दोस्तों इसे शुरू किया गया था, गजतमे या फिर हाथी संरक्षण परियोजना आपसे पूछे तब भी दोस्तों आप यही जवाब दीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा किस वर्ष हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो दोस्तों आपको पता होगा भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं शेर है, तो शेर नहीं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? चीता है। क्या है दोस्तों? टाइगर यानी चीता है।
शेर नहीं है। उसके देखिए जब शुरुआती समय में दोस्तों शेर को ही राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन शेर की उपलब्धता संपूर्ण भारत में न होकर कुछ निश्चित क्षेत्रों में है, जबकि जो चीता है वो संपूर्ण भारत में पाया जाता है, इस वजह से चेंज कर दिया गया। तो राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु चीता है। राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कौन सा है, मोर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर यानी मयूर है। ठीक है, मोर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो दोस्तों वो आपका हाथी है। इसी तरह से राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था, वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आपसे पूछे राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या पूछे, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन जो दोस्तों ये जो अंधी होती है और सिर्फ गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती, ये इसे किया गया। ठीक है, अच्छा किस वर्ष हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, तो वर्ष 2010 में दोस्तों इसे घोषित किया गया था। कब, वर्ष 2010 में दोस्तों इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है, हाथी को, तो आप याद रखेंगे यूपीए सरकार उस समय चल रही थी, उन्हीं लोगों ने दोस्तों घोषित किया। अगला सवाल दे रहा है, हाथी का पहला पुनर्वास केंद्र दोस्तों एक कहां स्थापित किया गया। ठीक है, हाथी का पहला पुनर्वास केंद्र, पुनर्वास माने क्या होता है, देखिए एक ऐसा दोस्तों सेंटर बनाया गया जहां पर दोस्तों हाथियों का संरक्षण किया जाता है, उनका देखरेख किया जाता है, और कहीं से मान लीजिए हाथियों का शिकार किया गया और चोटिल है तो उनको लाकर दोस्तों यहां इलाज वगैरह भी किया जाता है। ठीक है, तो ये पुनर्वास केंद्र दोस्तों पहली बार जो बनाया गया वह केरल में बनाया गया। केरल में दोस्तों कहां पर बनाया गया, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम में दोस्तों खोला गया। यहीं पर दोस्तों कोल्लम एक जगह है, वहां पर दोस्तों इसे खोला गया है। ठीक है, हाथी पुनर्वास केंद्र। अब देखिए इस सवाल से हटकर कुछ नया सवाल आपको दे रहा हूं जहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ये पुनर्वास केंद्र है, जबकि अगर आपसे परीक्षा में पूछ रहा है कि पहला एलिफेंट विलेज कौन सा बना है, ठीक है, हाथी गांव इसे बोलते हैं। एलिफेंट विलेज माने क्या है, हाथी गांव। हाथी गांव दोस्तों, तो ये हाथी गांव याद रखिएगा, ये राजस्थान में बना है। ठीक है, ये हाथी गांव राजस्थान में है। राजस्थान में जो सिटी है दोस्तों जयपुर में है। जयपुर के अंतर्गत दोस्तों आपने आमेर फोर्ट का नाम सुना होगा, आमेर किला का नाम सुना होगा, और आमेर किला के पास दोस्तों एक गांव है, उस गांव का नाम ही है दोस्तों हाथी गांव। कहा जाता है उस गांव में हर किसी के घर में दोस्तों हाथी है। तो भारत का पहला एलिफेंट विलेज है, इसे आप याद रखेंगे। स्पेशली उस गांव को क्या कहते हैं, कुंडा गांव बोला जाता है। पुराना नाम उसका कुंडा गांव है, बट दोस्तों अब लोग उसे हाथी गांव के नाम से जानते हैं। अब कुंडा गांव लोग कम बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए, भारत का पहला एलिफेंट विलेज है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत का पहला हाथी रिजर्व दोस्तों कौन सा, पहला हाथी रिजर्व। अच्छा, अभी दोस्तों हाल फिलहाल में एक चर्चा में चल रहा था दोस्तों लेमरू हाथी अभयारण्य। ठीक है, लेमरू हाथी अभयारण्य अभी कुछ समय पहले दोस्तों ये चर्चा में चल रहा था, इस वजह से मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, और ये जो है दोस्तों लेमरू, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में, कहां पर दोस्तों, लेमरू हाथी अभयारण्य दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखेगा। जबकि जो पहला हाथी रिजर्व है ये दोस्तों कहां पर है, ये झारखंड में है। कहां पर दोस्तों, पहला हाथी रिजर्व जो बनाया गया वो झारखंड में कहां बनाया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे इसे सिंहभूमि में बनाया गया। सिंहभूमि जिला है झारखंड में, वहां पर दोस्तों देश का पहला हाथी रिजर्व खोला गया है, तो इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, जीएस के ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर से सवाल बनता है ना, तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द से पूछा जाएगा, नया सवाल नहीं आता कहीं से। ठीक है, जो आपको पढ़ा दिया गया, आप सोचिए इस चैप्टर को तोड़ मरोड़ कर हमारा हालत खुद ही खराब हो जाता है। यहाँ इस एक चैप्टर से दोस्तों सवाल बनाने में ना जान लो कि एकदम तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल करके वहां से वन लाइनर क्वेश्चन जो है जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जो आपके परीक्षा के लिए अनुकूल हो। जैसे एक सवाल दे रहा दोस्तों पेरियार का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ गया चेहरे पे, सर केरल वाले की बात है। हाँ वही है, कह रहा पेरियार गेम अभयारण्य दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस अभयारण्य में दोस्तों खास करके दो जानवर पाए जाते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ जंगली हाथी पाया जाता है। देखिए हाथी दोस्तों बहुतायत मात्रा में है केरल में, ये आप याद रखें। तो एक तो जंगली हाथियों के लिए फेमस है, दूसरा पश्चिमी घाट है, तो बाघों की संख्या
वहां क्या है दोस्तों, बाघों की संख्या भी दोस्तों बहुत ज्यादा है, इसलिए भी दोस्तों पॉपुलर है। तो पेरियार जो गेम अभ्यारण्य, अच्छा लोकेशन क्या है दोस्तों, तो आप तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कहां पर है, ये आपके केरल राज्य में स्थित है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। कहा हाथियों की अवैध हत्या के लिए दोस्तों, अवैध हत्या रोकने के लिए, ठीक है, अवैध हत्या रोकने के लिए, अवैध हत्या के लिए नहीं, अवैध हत्या रोकने के लिए दोस्तों एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। उस कार्यक्रम को माइक बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, माइक कार्यक्रम। यह हाथियों की अवैध हत्या रोकने के लिए दोस्तों जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, माइक नाम से इस कार्यक्रम को जाना जाता है, ठीक है। और यह स्पेशली दोस्तों अवैध हाथियों की जो हत्या हो रही है उनकी निगरानी रखता है। कार्यक्रम क्या करता है, माइक कार्यक्रम जो है यह निगरानी रखता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपने एक पिक्चर भी देखा होगा, हाथी मेरे साथी। तो हाथी मेरे साथी के नाम पर ही दोस्तों एक अभियान भी शुरू किया गया था। आपको सिर्फ ये बताना है कि अभियान कब स्टार्ट हुआ। देखिए चाहे जब स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन हाथी संरक्षण परियोजना के बाद ही, यानी 1992 के बाद ही दोस्तों इस तरह का अभियान शुरू हुआ होगा। ये बहुत बाद में हुआ भैया, जब हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया। तो याद रखेंगे 2010 में हाथी को क्या घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया। तब दोस्तों अब उसका संरक्षण बहुत अनिवार्य हो गया, इसीलिए हाथी मेरे साथी नाम का एक अभियान उसके ठीक अगले वर्ष स्टार्ट किया गया, यानी 2011 में यह अभियान शुरू किया गया, ठीक है। तो जब आपको 10 याद हो जाएगा दोस्तों, तो वहीं से कोरिलेट करके आप 11 भी याद कर पाएंगे कि हाथी मेरे साथी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, ये वाली जो क्लास चल रही है ना, बहुत शानदार सी क्लास है दोस्तों, और अब तक हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ कवर कर लिया। जैसे आप चाहते हैं ना कि सर सीक्वेंस में कैसे पढ़ा जाए, तो देखिए सब कुछ आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया। जैसे पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न, ये 150 लेक्चर में कवर किया गया। इसी तरह अगले 80 लेक्चर में पॉलिटी विषय को कवर किया गया। 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल कवर किया गया। अभी जो क्लास चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है, और आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अब तक दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, तो कुल 11,500 से अधिक सवाल जो है हम लोगों ने क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। और अब तक दोस्तों अगर लेक्चर की बात करेंगे तो हम लोग 385 प्लस लेक्चर जो है दोस्तों हम लोगों ने अटेंड भी कर लिया। तो अगर साथ में जुड़े रहेंगे तो अभी 11,000 है, कल को 15,000 भी होगा, हाँ 20,000 भी होगा, 25 भी होगा। और सबसे बड़ी बात है सिस्टमेटिक तरीके से एक एक विषय को कंप्लीट करना। हमारा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा तो हम आगे साइंस को कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। तो पहले आप साथ में जुड़िए और तैयारी कीजिए, फिर खुद ब खुद आपको लगेगा कि नहीं, इस क्लास को देखने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही मजा मिलेगा दोस्तों। पहले आप देखिए आके क्लास को। अगला सवाल दे रहा है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। जी हां दोस्तों, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, इसकी शुरुआत कब किया गया। देखिए एक चीज याद रखिए, आइए मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक हम लोगों ने पीछे पढ़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्या पढ़ा दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये पढ़ा था दोस्तों 1972 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोजेक्ट टाइगर। क्या पढ़ा दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों ठीक अगले साल आ गया 1973 में। अब 73 से आगे बढ़िए और 75 तक आ जाइए, ठीक है। 1975 में ये मगरमच्छ संरक्षण परियोजना दोस्तों शुरू किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 75 में क्या स्टार्ट किया गया था, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की, कैसे मगरमच्छ को संरक्षित किया जाए, ठीक है, उन्हें बचाया जाए, उनकी आबादी बढ़ाई जाए, इससे संबंधित है। करा केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यह स्थापना कहां पर हुआ दोस्तों, तो ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में दोस्तों हुआ स्थापना, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और उस समय दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, तो हैदराबाद में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। अब दोस्तों हैदराबाद जो है दोस्तों, अब इसके लिए दोस्तों एक न्यू स्टेट बन चुका है, ठीक है, न्यू स्टेट बन चुका है तेलंगाना। तो आप इस तरह से थोड़ा सा आप चेंज भी याद रखेंगे, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना की स्थापना हुई है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है सतकोशिया गार्ज वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र है। कहां, सतकोशिया गार्ज बहुत पॉपुलर है दोस्तों, और ये कहां पर स्थित एक वन्य जीव संरक्षण है, तो याद रखिएगा सतकोशिया गार्ज जो है दोस्तों ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। कहां पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक सवाल, और ये किसके अंतर्गत आता दोस्तों, तो भीतरकनिका का नाम सुना ना, एकदम उसी के पास में दोस्तों सतकोशिया गार्ज है, भीतरकनिका लिख लीजिए
यहाँ पर, ठीक है, भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है गुंडी, गुंडी, अरे सर ये नाम पहली बार सुन रहा है। गुंडी नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहा है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र यह किस राज्य में है? कौन सा राज्य में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है? सर नाम हमने पहली बार सुना, कोई बात नहीं दोस्तों। गुंडा गुंडी दोस्तों अगर दक्षिण भारत की मूवी में ही देखने को मिलते हैं, उत्तर भारत में तो एकदम टिलटिलहट पिलपिलहट टाइप के रहते हैं, समझ में नहीं आता गुंडा है कि नहीं। और जब तक बॉलीवुड मूवी में भी कोई साउथ का गुंडा ना देखने को मिले, विलन ना देखने को मिले, तो पिक्चर का मजा तो किरकिरा ही रहता बॉस, ठीक है। तो तमिलनाडु आप याद रखेंगे, ठीक है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में है। करा मगरमच्छ, देखिए मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? पहले बताइए दोस्तों, मगरमच्छ संरक्षण, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना दोस्तों कब स्टार्ट किया गया था? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना मैंने क्या बताया था दोस्तों? 1975 में। और इससे संबंधित जो प्रजनन केंद्र था दोस्तों, जो प्रजनन केंद्र था ये कहां पर था दोस्तों? तो ये आपके हैदराबाद में था, ठीक है। ये आपके प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान था, ठीक है। प्रजनन एवं प्रबंधन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वो, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक मगरमच्छ अभयारण्य ये दोस्तों कहां पर हैं, ये बता दीजिए। तो आंध्र प्रदेश में, जहां पर हैदराबाद में दोस्तों, जहां पर इसका वो खोला गया था, प्रजनन संरक्षण केंद्र खोला गया है, ठीक है, वहीं पर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या दोस्तों यह मगरमच्छ अभयारण्यों की संख्या है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। चलिए एक नया सवाल आप लीजिए। करा सेव, सेव नाम का कार्यक्रम आरंभ किया गया। सेव, सर सेव, सेव कौन सा का? अरे वो सेव खाने वाला नहीं पूछ रहा भैया, ये इस वाले सेव की बात कर रहा है, ठीक है। सेव माने यानी सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा संरक्षा, ठीक है, सुरक्षा कहिए, संरक्षा कहिए, सुरक्षित कहिए, ठीक है। कह रहा है सेव कार्यक्रम जो दोस्तों ये किससे संबंधित है और किसने स्टार्ट किया है? तो सेव कार्यक्रम दोस्तों ये गिद्धों के संरक्षण से संबंधित है। किससे? गिद्धों के संरक्षण से दोस्तों संबंधित एक कार्यक्रम है सेव, ठीक है, गिद्धों की। अब तो दोस्तों गिद्ध बचे कहां कि अब उनके संरक्षित होने की बातचीत यहां पर की जाए। आइए बहुत सारी बातें बताता हूं। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कौन सा जिला है जहां पर पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को दोस्तों स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों जब आप वहां से गोरखपुर से आगे आप बढ़ेंगे नेपाल साइड में, तो दोस्तों बीच में एक जिला आपको मिलता है महाराजगंज जिला। कौन सा? महाराजगंज जिला, ठीक है। फरिंदा उंदा कोई है भैया तो कमेंट करो, कौन है फरिंदा आनंद नगर? हाँ चलो खैर। करा दोस्तों ये जो महाराजगंज है दोस्तों, फरिंदा वहीं का दोस्तों एक पॉपुलर टाउन एरिया है। तो करा कि महाराजगंज जो है दोस्तों यहां पर भारत का पहला या उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र दोस्तों खोला गया है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करा भारत में अधिकांश गिद्धों की जो मृत्यु दोस्तों ये किस दवा के कारण होती है दोस्तों? जो दवा पशुओं को दी जाती है। देखिए पशुओं को एक दर्द निवारक दवा दिया जाता है, पशुओं को दिया जाने वाला, ठीक है, दिया जाने वाला दर्द निवारक, ठीक है, दर्द निवारक दवा, ठीक है। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा जिसका नाम है डाइक्लो, ठीक है। ऐसे एक एक अक्षर याद रखिए तभी आपको याद होगा, ठीक है। डाइक्लोफेनेक, ठीक है, डाइक्लोफेनेक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो दवाई दोस्तों ये बहुत खतरनाक होती है दोस्तों, और ये पशुओं को फिलहाल दिया जाता है कि उन्हें दर्द कम हो, लेकिन जब वही पशु मृत्यु हो जाती है उनकी, तो इस दवा का अंश उनके शरीर में रहता है, और जब गिद्ध उस जो है मांस का भक्षण करते हैं, खाते हैं मृत पशुओं के मांस को, तो ये जो उनके अंदर चला जाता है और उसके वजह से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। ये दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम में भी दोस्तों लगातार कई वर्षों तक पूछा गया सवाल है, तो इसे भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। करा कस्तूरी मृग परियोजना, बहुत ध्यान से पढ़िए। करा कस्तूरी मृग परियोजना, करा ये शुरुआत इसकी शुरुआत दोस्तों किस अभयारण्य से किया गया और कब किया गया, दोनों चीजें बताना है। तो कब तो हमको नहीं पता है, लेकिन कौन सा अभयारण्य दोस्तों ये याद रखिएगा, केदारनाथ अभयारण्य। कौन सा? आप एक बात बताइएगा, केदारनाथ अभयारण्य दोस्तों ये कहां स्थित है? इतना पॉपुलर मंदिर है तो आपको तो पता ही होगा, केदारनाथ अभयारण्य, ठीक है। कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड या हिमाचल या जम्मू कश्मीर? आप बताइए, सब हम ही जवाब दे दें तो कैसे काम चलेगा। कस्तूरी मृग परियोजना की बात कर रहा हूं, कस्तूरी मृग परियोजना।
करा उत्तराखंड का दे दिया। अब जवाब आप क्या देंगे? अगला सवाल, जब पता चल गया कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है तो केदारनाथ भी उत्तराखंड में होंगे। अगला सवाल पूछ दूं क्या? अच्छा बताओ, ये केदारनाथ दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ, सर ये वही वाले केदारनाथ है ना जहां पे एक त्रासदी आया था? हाँ, वही वाले केदारनाथ हैं। तो केदारनाथ दोस्तों पहली बात याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। दूसरी बात याद रखिए यार, शिव को समर्पित है, ठीक है, शिव को समर्पित मंदिर है। तीसरी बात दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी नदी यहां बहती दोस्तों? तो मंदाकिनी, ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों? मंदाकिनी नदी के तट पर दोस्तों ये केदारनाथ मंदिर जो है स्थित है, ठीक है। आगे कह रहा है उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य जो है, बद्रीनाथ अभयारण्य तथा हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य, ये किसके लिए फेमस है? कह रहा उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य और क्या दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य, ये किसके लिए फेमस है? चाहे बद्रीनाथ की बात कीजिए, चाहे केदारनाथ की बात कीजिए, चाहे शिकारी देवी की बात कीजिए, ये सभी दोस्तों कस्तूरी मृग के लिए ही जाना जाता है। किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए ही दोस्तों जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, करा किस जानवर के सींग का उपयोग औषधि निर्माण में दोस्तों किया जाता है? जो जानवरों के सींग होते हैं जो सर पे निकलते हैं, उनका निर्माण दोस्तों औषधि निर्माण में किया जाता है। तो आपने एक सींग वाले गैंडे का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा काजीरंगा में पाया जाता है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा गैंडे, ठीक है, गैंडे की सींग से दोस्तों क्या बनता है? औषधि निर्माण होता है। और इसके लिए दोस्तों आप जानते होंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा। यह आपके असम राज्य में स्थित है, जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में गैंडे संरक्षित किए गए हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। और ये जो गैंडा संरक्षण परियोजना है दोस्तों, ये भी याद रखिए, गैंडा संरक्षण परियोजना, ये कब आया था भैया? गैंडा संरक्षण परियोजना जानकारी है कि नहीं किसी को? नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में और ये आया था दोस्तों 1987 में। ऐसे मिला के पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, तो फिर भूल ही जाएंगे, ठीक है। 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना दोस्तों चलाया गया था, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा अभयारण्य, कौन सा? जल्दापाड़ा अभयारण्य, और असम का मानस और काजीरंगा अभयारण्य, ये किसके लिए दोस्तों फेमस है? यहाँ पर मुख्य शरणस्थली क्या दोस्तों? तो ये गैंडों की शरणस्थली है। किसकी दोस्तों? यह गैंडों की शरणस्थली दोस्तों। मैंने पहले ही बताया कि असम का काजीरंगा और मानस भी याद रखिए दोनों, और पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा, ये दोनों दोस्तों दोनों राज्यों के तीनों अभयारण्य जो हैं ये गैंडा संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुआ दोस्तों? अच्छा दे भी दिया 1975, ठीक है। 1975 छोड़िए दोस्तों, 1975 में आप ये भी याद रखिए, इसी समय मगरमच्छ संरक्षण की बात भी की जाती है, ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण। करा 1975 में किस सरकार के द्वारा दोस्तों किया गया था? तो ये अब पूछने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने किया था या राज्य सरकार ने? तो भारत में इससे संबंधित संरक्षण दोस्तों उड़ीसा सरकार ने किया। देखिए एक चीज और बता दूं दोस्तों, कहने को तो यह है दोस्तों कि अगर आप समुद्र तटवर्ती राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दोस्तों कुल मिला जुला के कुल तटवर्ती राज्यों की जो संख्या है वो 9 है। भारत में कुल कितने तटवर्ती राज्य हैं दोस्तों? कुल तटवर्ती राज्य, ठीक है, कुल तटवर्ती राज्य दोस्तों कितने हैं? तो याद रखिएगा कुल 9 तटवर्ती राज्य हैं। उसमें से उड़ीसा सरकार ने ही दोस्तों ये योजना क्यों शुरू किया? कोई दूसरा भी कर सकता था, इसलिए शुरू किया दोस्तों। एक ओलिव रिडले नाम की कछुआ की प्रजाति होती है जो अमेरिका से चलकर भारत तक आती है। ठंडी के समय में दोस्तों यहाँ अंडे देने आती, वहां से चल के यहाँ तक आती है। पृथ्वी गोल है ना, चलते चलते आ जाते हैं सब, ठीक है। वही लिख रहा है कि दक्षिण अमेरिका की अमेरिकी प्रजाति का कछुआ दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेगा इसे कहते हैं ओलिव रिडले। क्या नाम है दोस्तों? ओलिव रिडले। ओलिव रिडले जो कछुआ दोस्तों ये वहां से चलकर दोस्तों भारत आता है सिर्फ प्रजनन हेतु, सिर्फ अंडे देने के लिए। कब दोस्तों? शीत ऋतु में, ठंडी के समय में, जाड़े के समय में, ठीक है। शीत ऋतु में उड़ीसा के तट पर, ठीक है, प्रजनन हेतु दोस्तों ये आते हैं। इसे आप याद रखें। और यहां पर दोस्तों जब आ जाते हैं तो यहां इनका शिकार होना शुरू हो जाता है। तो उड़ीसा सरकार बकायदा ड्रोन लगाकर दोस्तों बड़ा मैनेज करती है, यहां तक कि दोस्तों वहां फोर्स लग जाता है कि नहीं अवैध तरीके से दोस्तों कछुओं का शिकार न हो। अगला है
थामिन परियोजना। थामिन परियोजना दोस्तों दो चीजें बतानी कि कब आया और किसके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और राज्य तो किसके, तो मणिपुर में दोस्तों सबसे पहले थामिन परियोजना आई थी। सवाल है कि कब आया था दोस्तों थामिन परियोजना, तो याद रखिएगा 1977 ईस्वी में आया। और किस सरकार के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था पहली बार, तो याद रखिएगा मणिपुर सरकार के द्वारा इस थामिन परियोजना को दोस्तों शुरू किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, सवाल ही समाप्त हो गया। हाँ, आनंद आया पढ़कर। देखिए एक एक टॉपिक जब आप कंप्लीट करेंगे हमारे साथ ना, फायदा ये मिलेगा कि ज्योग्राफी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी में अगर आज हमारा 385 नंबर का लेक्चर है तो आपको ध्यान होगा 331 से हमने पढ़ना शुरू किया था। आज हमारा दोस्तों 55 नंबर का लेक्चर है, 55वां लेक्चर है दोस्तों, अभी ये क्लास चली रही है, ठीक है। जब तक मैं पूरे ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक पर चर्चा नहीं कर लेता तब तक तो दोस्तों रुकने वाला मैं नहीं हूं। और मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे तो एक फायदा सिर्फ आपको मिलेगा, वो ये मिलेगा कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, विषय को सीक्वेंस में आप पढ़ पाएंगे, एक एक चैप्टर पर आपकी नजर बन पाएगी, एक एक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता चलेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तीनों ही केस में ये मैं जो सवाल जवाब की सीरीज करा रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ना मायने नहीं रखता है, पढ़ने के बाद हमें याद कितना है ये मायने रखता है। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो हम हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये मायने रखता है कि नहीं। तो आप आइए पहले पढ़ना शुरू कीजिए, तैयारी कीजिए अपना, ठीक है। फिर जब सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कोर्स भी हमने स्टार्ट किया है, तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ एक बार पढ़ के देखिए कितना आनंद आता है, ठीक है। तो फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।